सबसे पहला सिम्टम है ताप में परिवर्तन। अगर कोई भी अभिक्रिया परफॉर्म हो रही होगी तो जिस बर्तन में अभिक्रिया परफॉर्म हो रही होगी, जिसमें हम अभिक्रिया परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो बर्फ नली हो, चाहे वो बॉक्स हो, चाहे वो बीकर हो, चाहे वो ग्लास हो, वहां का ताप में परिवर्तन होगा। स्वागत है स्पेस स्टडी पॉइंट में। और मैं आज आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि आपको दिख रहा होगा। मैं केमिस्ट्री का आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, जो है रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रियाओं में हम लोग कई प्रकार की अपक्रियाएं देखते हैं जो कि हमारे आसपास चल रही होती हैं, लेकिन चूंकि ज्ञान के अभाव में हमें यह पता नहीं चल पाता है कि वो अभिक्रियाएं क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हो रही हैं, हमें यह पता नहीं चल पाता है। आज हम उन्हीं को खोजने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत ही बेसिक से हायर लेवल तक का आपको नॉलेज दूंगा, ज्ञान दूंगा। सबसे पहले बेसिक में रासायनिक अपक्रिया में दो चीज होती है। रासायनिक अपक्रिया में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले रासायनिक और दूसरा अभिक्रिया। रासायनिक शब्द जुड़ा है रसायन से, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल, जिसे इंग्लिश में केमिकल बोलते हैं। केमिकल उन सभी चीजों को कहा जाता है जो कि पदार्थों से निर्मित होती है और एक से दूसरे में मिलकर कोई तीसरी चीज बनती है, उसे ही हम लोग केमिकल बोलते हैं। अभिक्रिया माने इन्हीं केमिकलों का एक दूसरे में मिलना अभिक्रिया कहलाता है। तो हम रसायन और उसकी अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। हमने बताया आपको कि जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं, उनके संगठन हैं, उन्हीं को हम लोग रसायन कहते हैं। रसायन में तीन चीजें होती हैं: तत्व, यौगिक और मिश्रण। सबसे पहले हम लोग इन्हीं तीन चीजों के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, तब हमको रासायनिक अपक्रिया और अच्छे से समझ में आएंगी। सबसे पहले हमें जानना होगा तत्व के बारे में, जिसे इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट, तत्व। पुराने जमाने में तत्वों को क्या कहा जाता था? पुराने जमाने में तत्वों को कहा जाता था कि तत्व वे चीजें होती हैं जिन्हें और सरल इकाइयों में नहीं तोड़ा जा सकता, माने उन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता, और किसी भी रासायनिक या भौतिक क्रियाओं से तत्वों को बनाया नहीं जा सकता, उन्हें ही तत्व कहा जाता है। लेकिन जब विज्ञान और आगे बढ़ा, नए नए वैज्ञानिक आए, तो यह दिखाई पड़ा कि कई पदार्थों को तोड़ करके, यानी कि कई तत्वों को तोड़ करके दूसरे तत्व बनाए जाने लगे। नाभिकीय विखंडन आप लोगों ने कक्षा में सुना होगा। तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया द्वारा एक तत्व के नाभिक को तोड़कर हम लोग दो या अधिक तत्व प्राप्त कर लेते हैं। तो वो परिभाषा वहां पर जाके गलत हो गई कि किसी भी प्रकार से तत्वों को तोड़ा नहीं जा सकता। तो हम लोग नई परिभाषा में क्या पढ़ते हैं कि तत्व को क्या कहा जाता है? तत्व को कहा जाता है ऐसे पदार्थ जो कि एक ही प्रकार के अणुओं या परमाणुओं से बने हो, उन्हें ही कहा जाता है तत्व। अभी तक आपने सुना होगा कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो बने होते हैं उन्हें तत्व कहा जाता है। मैंने कहा एक ही प्रकार के अणुओं से भी जो बने होते हैं उन्हें भी तत्व कहा जाता है। ऐसा हमने क्यों कहा? आप लोगों ने सुना होगा कि हाइड्रोजन H2 के रूप में पाया जाता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में पाई जाती है, ठीक है, क्लोरीन Cl2 के रूप में पाई जाती है ना। तो ये क्या है? ये अणु है, परमाणु नहीं है। तो हाइड्रोजन का जो तत्व होगा वो H2 के अणुओं के रूप में पाया जाएगा, ना कि H परमाणु के रूप में पाया जाएगा। लेकिन अगर हम कॉपर की बात करें, इसी के उपलक्ष्य में फेरस की बात करें या सोडियम की बात करें, तो ये लोग इसी रूप में पाए जाएंगे, ये अपने परमाणु अवस्था में पाए जाएंगे। लेकिन चूंकि हम अगर इनकी बात कर रहे हैं तो ये अपने आणविक अवस्था में ही पाए जाएंगे। जब इनके अणुओं को तोड़ा जाएगा, गर्म किया जाएगा, दाब लगाया जाएगा, तब इनके बंध टूटेंगे और अणु से परमाणु बनेगा।
लेकिन अगर हम बात करें कि तत्व सिर्फ परमाणुओं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी कि एक ही प्रकार के परमाणु से ही जो मिलकर बना होगा उसे हम लोग तत्व कहेंगे, अणु से नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन में H2 के अणु पाए जाते हैं, न कि हाइड्रोजन का परमाणु पाया जाता है, अणु नहीं पाए जाते। हमने कहा तत्व होता है, दूसरी चीज होती है आपका यौगिक। यौगिक आप लोग कैसे समझ सकते हैं? यौगिक और मिश्रण में बहुत ही गहरा संबंध है। यौगिक और मिश्रण में बहुत ही गहरा संबंध है। यौगिक और मिश्रण को हम लोग ऐसे जान सकते हैं, यानी कि दो भाई हों लेकिन अलग अलग घर के। यौगिक और मिश्रण अलग वही चीजें होती हैं कि दो भाई हों लेकिन अलग अलग घर के। यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक। इसे इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड। ब्लैक का इस्तेमाल कर लीजिए। इसे बोला जाता है कंपाउंड। तो कंपाउंड को हम लोग कह सकते हैं कि दो तत्व या दो से अधिक तत्व एक दूसरे में मिलाए जाएं, लेकिन एक निश्चित अनुपात में। और वह निश्चित अनुपात होगा कैसा? वह निश्चित अनुपात भार के हिसाब से होगा, ठीक है। उस निश्चित अनुपात को हम लोग जैसे बोलते हैं, हम लोग H2O की बात करते हैं। H2O इसे साधारण भाषा में जल बोलते हैं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके भार के अनुसार 1:8 के अनुपात में होते हैं, भार के अनुसार। यानी कि हम लोग यौगिक को कह सकते हैं कि जिसमें दो या दो से अधिक तत्व अपने निश्चित भारानुपात में पाए जाएं। जो जल होगा वो चाहे यहां का होगा, चाहे अमेरिका का होगा, चाहे ब्रिटेन का होगा, चाहे उत्तर प्रदेश का होगा, चाहे जहां का जल होगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के ही अनुपात में पाए जाएंगे। और इससे ज्यादा उनका अनुपात कभी नहीं बढ़ेगा, ना कि घटेगा। इससे ज्यादा उनका अनुपात बढ़ेगा और ना ही घटेगा। यौगिक इन्हें कहते हैं। लेकिन मिश्रण, जहां हम बात मिश्रण की कहते हैं, इसे इंग्लिश में बोला जाता है मिक्सचर। मिक्सचर, इसमें एक शब्द है मिक्स। आप लोग जब अपने खाने में नमक डालते हैं तो उसकी निश्चित मात्रा लेते हैं, चम्मच के साथ नमक डालते हैं ना, लेकिन चम्मच में ये नहीं पता होता कि कितना नमक है, कितना NaCl है, ये आपको पता नहीं होता। तो हम लोग उसे ही मिश्रण कहते हैं जिसमें दो पदार्थ मिलाए जाए। दो पदार्थ की हम लोग बात कर रहे हैं, दो पदार्थ। दो पदार्थ में वो चाहे तत्व हो सकते हैं और चाहे यौगिक हो सकते हैं, और या फिर दो मिश्रण भी हो सकते हैं। यानी कि मिश्रण किसे कहते हैं? जिसमें दो पदार्थ मिले हों लेकिन उसका कोई निश्चित अनुपात न हो। यहाँ पर क्या है? निश्चित अनुपात है, भार का एक निश्चित अनुपात है, लेकिन इसमें कोई निश्चित अनुपात लागू नहीं होता। तो हम लोग इन्हीं तीन चीजों का, सबसे पहले तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण का उपयोग करके हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग उसको जानेंगे कि ये तत्व यौगिक मिश्रण जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ये क्या दिखाते हैं हम लोग को। हम लोग मिश्रण के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मिश्रण क्या होता है? जब आप लोग चीनी और पानी को मिलाएंगे तो उसमें चीनी और पानी दोनों के गुण आपको दिखाई देंगे, उसमें कोई नया चीज हमको नहीं दिखाई देगा। आप लोग चीनी और पानी मिलाए हैं तो मीठा लगेगा और पानी का टेस्ट आएगा। लेकिन आप लोगों ने यदि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया, यानी कि कार्बन को जलाया, तो एक नई चीज CO2 मिलेगी, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन से पूरी तरह से भिन्न होगी। तो इसीलिए हम लोग मिश्रण को नहीं पढ़ते हैं रासायनिक क्रिया के अंतर्गत, क्योंकि मिश्रण को मिलाएंगे तो कोई नई चीज नहीं बनेगी। जो चीजें हमने मिलाई हैं वही बनेगी, उससे ज्यादा हम कोई नई चीज प्राप्त नहीं होगी। लेकिन चूंकि हम अगर यौगिक की बात कर रहे हैं तो यौगिक में जो तत्व मिलाए जाएंगे उसके हिसाब से नया यौगिक बनेगा, जो कि उन तत्वों से भिन्न होगा पूरी तरीके से। उसमें उस तत्व के कोई भी गुण प्रदर्शित नहीं होंगे। जो भी होगा ये यौगिक का अपना गुण होगा। अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने चूना देखा होगा, CaOH, जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोला जाता है बुझा चूना हिंदी में। ये जो होता है ये किससे किससे मिलकर बना है हम लोग देखते हैं। ये मिलकर बना है कैल्शियम से, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। लेकिन इस चूने में इन तीनों के गुण नहीं होते हैं। चूना अपना एक अलग गुण प्रदर्शित करता है, न कि ये तीन गुण अपने अपने अलग अलग गुण ये लोग नहीं प्रदर्शित करते हैं। चूना अपना एक अलग गुण प्रदर्शित करता है। इसी के भाई की बात करें जो कि होता है कली चूना, CaO। CaO में हम जब जल मिला देते हैं यानी कि वाटर, तब ये बन जाता है। लेकिन जो इसका भाई होता है
जिसे बोला जाता है कली चूना, इसमें इससे भिन्न गुण पाए जाते हैं। जो कली चूना होता है उसको आप खा नहीं सकते हैं, लेकिन इसको आप खा सकते हैं। कली चूना बहुत कठोर होता है, लेकिन ये इतना कठोर नहीं होता है। तो जो यौगिक होता है वो अपना खुद का गुण प्रदर्शित करता है, यौगिक तत्वों का गुण नहीं प्रदर्शित करता है जो कि उसमें मिले होते हैं, यौगिक अपना खुद का गुण प्रदर्शित करता है। इसलिए हम यौगिक के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं या अणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तत्व बोलते हैं। चलिए आगे की हम लोग चर्चा शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। आप लोगों ने कक्षा 8वीं में रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन पढ़े होंगे, कक्षा 8वीं में। तो हम लोग जरा कक्षा 8वीं की बात को ही रिवील करेंगे, यानी कि विकसित करें, थोड़ा बढ़ाएंगे उसे, और उसी चर्चा को आगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में इंक्लूड करेंगे, मिलाएंगे। आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन उन्हें कहते हैं जो कि किसी भी पदार्थ के रंग, रूप, आकार में जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में, ध्यान से सुनिएगा, रासायनिक संगठन में जब अंतर होता है तब उसे बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन हम उसकी फैंसी परिभाषा बना देते हैं, और फैंसी परिभाषा क्या होती है? जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से संयोग करते हैं और संयोग के फलस्वरूप इसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप नया पदार्थ बनाते हैं, तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए, मैं आपकी जो एनसीईआरटी में हूबहू परिभाषा है वही नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं, केमिस्ट्री सिखाने आया हूँ। और सीखने पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क होता है। पढ़ना माने आप किसी चीज को कॉपी पेन पर कर लें, लेकिन दैनिक जीवन में आप उसे न देख पाए, उसे बोलते हैं पढ़ना। लेकिन सीखना क्या होता है? आप उसे पढ़ें तो किताब से, लेकिन आप उसे अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर सके, यानी कि लगा सके, तब उसे बोलते हैं सीखना। तो हम आपको सिखाएंगे। जो आपकी एनसीईआरटी में परिभाषा दी गई होगी बहुत क्लिष्ट परिभाषा, बहुत ही गठी हुई परिभाषा दी जाती है, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा लिखी जाती है। उसको समझने के लिए आपको बहुत ऊंचा स्तर का पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन जब हम उस परिभाषा को तोड़ देते हैं अपने सरल शब्दों में, तो हमारी ये परिभाषा बन जाती है जो कि हमें आराम से समझ में आती है। तो पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम लोग उस रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी किताब में दी हुई है। तो हमने देखा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, पहली लाइन को फोकस करते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, यानी कि मिल करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन करके, मेन बात यह है कि अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन करके नया पदार्थ बनाते हैं। यहां पर नए पदार्थ से मतलब ही यही है, नए पदार्थ से मतलब ही यही है कि जो पदार्थ बनेगा उनका इन पदार्थों से कोई भी वास्ता नहीं रहेगा, उनका इन सब से कोई भी गुण मिलेगा ही नहीं। यही आपको ध्यान देना है कि जो हमने पदार्थ उपयोग किया है उसका नए पदार्थ से कोई संबंध नहीं होगा। जो बनेगा पदार्थ वो पूरे तरह से भिन्न होगा इन पदार्थों से।
3 लाइनें मेन है, 3 चीजें आपको फोकस करनी है। क्या? 2 या 2 से अधिक पदार्थ जरूरी है हमें, उसके अंदर रासायनिक संगठन में परिवर्तन होना चाहिए। किसमें परिवर्तन होना चाहिए? रासायनिक संगठन में परिवर्तन होना चाहिए, और उसके फलस्वरूप नया पदार्थ बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? नया पदार्थ। हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। सबसे पहले कोई भी रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं एज एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे जो हमने कली चूना और चूने वाला उदाहरण लिया था, CaO प्लस H2O ये देखिए, ठीक है। इसमें क्या है? कली चूना इसे बोला जाता है, मैं लिख देता हूं आपको दिक्कत ना हो। कली चूना इसे बोला जाता है जल, इसे बोला जाता है बुझा चूना, जो कि आप लोगों ने जरूर देखा होगा। आप लोगों ने इन सब चीजों को जरूर देखा होगा, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए होंगे कि ये चीजें क्या हैं। जो ये कली चूना में लिखा है, आपके घरों में कभी पोताई के लिए जो इतने बड़े बड़े चूने के पत्थर आते हैं जिनको पानी में मिक्स करके हम लोग पुताई करते हैं, उसे बोला जाता है कली चूना। जो बुझा चूना होता है, जो कि बड़े बुजुर्ग खाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो बुझा चूना होता है। तो इसको देखते हैं, कली चूना जब जल से मिलता है तो बुझा चूना बनता है। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये होता है वाटर, आप इसे जानते हैं, जल। इसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिन बच्चों को सूत्र में दिक्कत होगी, सूत्र नहीं आ रहे होंगे कि ये नाम कैसे पढ़े इसके, ये हाइड्रोक्साइड ही क्यों लिख दिया गया, ये ऑक्साइड ही क्यों लिख दिया गया, इनमें दिक्कत हो, वो अपना जो सारा डाउट है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मैं उसके लिए नया सेशन आपको पढ़ाऊंगा कि सूत्र कैसे बनते हैं, सूत्रों का उपयोग कैसे किया जाता है, इनका नाम कैसे लिखा जाता है। तो मैं उसके लिए अलग सेशन बनाऊंगा। चूंकि यहाँ पर मैं 10 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो 10 के बच्चे ये सब जानते होते हैं पहले से ही, क्योंकि ये 9 में बता दिया जाता है। लेकिन जिन बच्चों को, चूंकि 2 साल से पढ़ाई बंद है, तो जिन बच्चों को दिक्कत होगी वो हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और मैं उसके लिए दूसरा सेशन लेके आऊंगा जिसमें कि ये सब चीजें रिवील कर दी जाएंगी, ये सब चीजें बताई जाएंगी कि सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, सूत्र का उपयोग क्या होता है, और सूत्र की केमिस्ट्री में क्या भूमिका होती है, मैं सब कुछ बताऊंगा। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता दीजिएगा मुझे। तो ये हम लोग एक उदाहरण देख रहे हैं जो कि उपयोग हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण में। इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया इस्तेमाल की गई है। आप लोग देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जल में मिलने की वजह से अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन कर रहा है। ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ था, लेकिन अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के साथ मिला हुआ है। किसमें परिवर्तन हुआ? रासायनिक संगठन में परिवर्तन हुआ। तो इसके फलस्वरूप ये बुझा चूना बना। अब हम लोग देखते हैं, आप लोग जब अपने आसपास देखेंगे तो ऐसी कई अभिक्रियाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। आप लोग जैसे देखेंगे कि हल्दी में चूना मिलाया जाता है तो वो लाल हो जाती है ना। उसके बाद कपड़े में अगर हल्दी लग जाए, आप उसे डिटर्जेंट से धोएंगे तो वहां पे लाल दाग पड़ जाता है। उसके बाद आपके श्वसन में, आपके पाचन में, आपके उत्सर्जन में, सभी जगह रासायनिक अभिक्रियाएं इस्तेमाल होती हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर रासायनिक अभिक्रिया इस्तेमाल नहीं होती है। दूध से दही बनना, दूध का पनीर बनना, दूध का खट्टा हो जाना, पानी का खराब हो जाना, पानी का बदबू दे देना, सब कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं पर बेस्ड होता है, सब कुछ। लेकिन हम चूंकि उन सब चीजों के बारे में जानते नहीं हैं, तो हम लोग उन सब चीजों को देख नहीं पाते हैं कि असल में यहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो उनको भी जानेंगे। हमने बोला कि दूध से दही बनना भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। कैसे होता है? दूध में लैक्टिन प्रोटीन होती है, दूध में लैक्टिन प्रोटीन होती है, और उसमें एक बैक्टीरिया डाला जाता है जो कि दूध में काफी दिन रखने की वजह से, पुराना होने की वजह से उसमें पड़ जाता है बैक्टीरिया, जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। दूध में
वो बैक्टीरिया डाला जाता है, फिर एक दिन का इंतजार किया जाता है, तो दूध से दही बन जाती है, दही हार्ड होती है। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, उसी लैक्टिन प्रोटीन को हार्ड कर देता है और दही बन जाती है। तो वो उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया इस्तेमाल होती है, क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस होता है उसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो दूध की प्रोटीन पर अभिक्रिया करते हैं और नया पदार्थ बनाते हैं, पायरुवेट बनाते हैं, तो उसकी वजह से दही बन जाती है। अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया पहचानेंगे कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आपके सामने कोई अभिक्रिया हो रही है तो आप पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया ही हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के कुछ तरीके होते हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी, सबसे पहला सिम्टम है ताप में परिवर्तन। अगर कोई भी अभिक्रिया परफॉर्म हो रही होगी तो जिस बर्तन में अभिक्रिया परफॉर्म हो रही होगी, जिसमें हम अभिक्रिया परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो परख नली हो, चाहे वो बॉक्स हो, चाहे वो बीकर हो, चाहे वो ग्लास हो, वहां का ताप में परिवर्तन होगा। या ताप बढ़ेगा या घटेगा। ताप में परिवर्तन माने यही होगा, या फिर ताप बढ़ेगा और या फिर ताप घटेगा। दूसरा, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, हमने जो उदाहरण बताया कि आप हल्दी में जब बुझे चूने को मिलाते हैं तो हल्दी लाल हो जाती है, वो भी दर्शाती है कि यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रंग में परिवर्तन भी दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तीसरी बात है अवक्षेप बनना। अवक्षेप बनना, अवक्षेप को इंग्लिश में बोला जाता है प्रेसिपिटेट। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आप दो चीजें आप मिलाएं और नीचे तली में कोई चीज बैठ जाए, उसे बोला जाता है प्रेसिपिटेट। हम कभी आप लोगों को ये बना के दिखा देंगे कि प्रेसिपिटेट दिखने में कैसा होता है और कैसे बनता है ना। आप उसके लिए परेशान न हो। अवक्षेप जान जाइए कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जब कोई पदार्थ नीचे बैठने लगे तो उसे बोला जाता है अवक्षेप या अवक्षेप बनेगा। उसके बाद चौथी चीज क्या होगी, गैस निकलना। अभिक्रिया होने के फलस्वरूप कोई ना कोई गैस रिलीज होगी, ये भी हो सकता है। चौथी चीज क्या होगा, अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन कि कोई पदार्थ आपने गैस मतलब कोई पदार्थ आपने द्रव के रूप में लिया और वो ठोस हो गया, या ठोस के रूप में लिया वो द्रव बनने लगा, उसमें से गैस निकलने लगी। तो ये कुछ सिम्टम होते हैं। सिम्टम माने कि उसमें होने वाली कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ दिखाते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं, गुण होते हैं कि ये अभिक्रियाएं हो रही हैं। जब कोई अभिक्रिया होगी तो ये सारी चीजें या इनमें से कोई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये सभी चीजें जो होती हैं इनमें से कुछ चीजें आपको जरूर देखने को जरूर मिलेंगी। रासायनिक अभिक्रियाओं के कई प्रकार होते हैं। आज हमने क्या पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानने का क्या तरीका है, थोड़ा सा हमने तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में भी जाना। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का क्या तरीका है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं और उनको संतुलित कैसे किया जाता है। संतुलित करने की बात भी हम आगे बताएंगे। और सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। हम पढ़ा के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे तो हम भी मेहनत करेंगे, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग भी मेहनत नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है आपको पढ़ना है। 10th का एग्जाम आपका है, ठीक है। तो आप सीरियसली तैयारी करिए और यहाँ से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आपके जो एनसीईआरटी में जितनी चीजें हैं सब कुछ आपको रिवील करके बताया जाएगा, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे कोई काम करेंगे 10th में। 10th का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, 10th का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन 10th में जो चीजें हैं वो आगे बहुत काम आती हैं। 10th में ही नहीं, आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा नहीं पास करनी है, आपको जिंदगी की परीक्षा पास करनी है। और उसके लिए ये 4 चीजें पढ़नी जरूरी नहीं है, आपको बहुत चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और आखिरी में जब तत्वों की बात हो ही रही थी तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा जिसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है। लेकिन उस सवाल को आप लोग खोजिएगा, सर्च कीजिएगा कि दुनिया का सबसे पहला मानव द्वारा बनाया जाने वाला तत्व कौन सा था, उसके बारे में आप लोग सोचिएगा। तब तक के लिए मैं यशवर्धन पाठक क्लास छोड़ता हूं। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे एंड कीप लर्निंग। आप लोग पढ़ते रहिए तब तक के लिए, और आज की क्लास में बंद करता हूं।